यूनिट 2 का चैप्टर 2.3 है, उसका हमने 2 पार्ट्स में कवर करा है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें मोस्टली जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन ही आएंगे। फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। जो प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत हैं वे फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, देखिए कई बार आपसे बुक का नाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है हेनरी फ्योल ने कौन सी बुक थी उसकी, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया था। और जो हेनरी फ्योल का जीवन काल था वो 1841 से 1925 तक रहा। मीन्स 1841 में जन्म हुआ, 1925 में मृत्यु हुई। जो इनका पेशा है वो खनन इंजीनियर, हेनरी फ्योल क्या थे, खनन इंजीनियर के पद पर काम करते थे। उनका पेशा खनन इंजीनियर था। जो प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत है 14, उसमें सबसे पहला हम सिद्धांत करेंगे कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार, ठीक है, योग्यता भी होनी चाहिए और उसका उस काम में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसके अनुसार बार बार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए। देखो बार बार उस कार्य का वही भाग क्यों सौंपना है, ताकि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो सके। जब एक कर्मचारी योग्यता और रुचि के अनुसार एक ही काम को बार बार करेगा तो वो धीरे धीरे उस काम में एक्सपर्ट बन जाएगा, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या हुआ, पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना तथा प्रत्येक भाग किसी कर्मचारी को उसकी योग्यता व रुचि के अनुसार बार बार कार्य का एक ही भाग सौंपना कार्य विभाजन कहलाता है। देखिए कोई भी सिद्धांत आपसे पूछा जाए एग्जाम में, या तो वो रैंडमली किसी भी सिद्धांत का नाम देकर पूछता है 14 में से कोई भी, या फिर वो यूं भी कह सकते हैं किसी 3 सिद्धांतों का वर्णन करें या 4 का करें। तो आपने एक तो उस सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, साथ में उसके धनात्मक प्रभाव और अवहेलनात्मक प्रभाव बताने हैं। धनात्मक और अवहेलनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक प्रभाव का मतलब है यदि आप इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो क्या बेनिफिट होंगे, यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं करोगे तो अवहेलनात्मक प्रभाव क्या नुकसान होंगे। तो कार्य विभाजन धनात्मक प्रभाव क्या होगा, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे और कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है, अब जब अवहेलनात्मक प्रभाव लिखो इसी का उल्टा लिख दो, क्योंकि अब अवहेलनात्मक का मतलब क्या है, सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे धनात्मक प्रभाव, अवहेलनात्मक में क्या हो जाएगा, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। धनात्मक क्या था, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, अवहेलनात्मक क्या हो जाएगा, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी। इसके अपोजिट चले जाएंगे। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ साथ चलने का अभिप्राय क्या है, यदि आप किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप रहे हैं और उस काम के पूरा होने या ना होने के लिए आप उसको उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हैं, तो उत्तरदायित्व निभाने के लिए उसको अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। मीन्स अगर आप उत्तरदायी ठहराना चाहते हो काम के प्रति तो अधिकार देने होंगे। ये है हेनरी फ्योल का दूसरा सिद्धांत। धनात्मक प्रभाव आपके क्या होंगे, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक और कर्मचारियों के साहस में वृद्धि। इसके अवहेलनात्मक प्रभाव क्या होंगे, अधिकारों का गलत प्रयोग का डर भी, अगर अधिकार हमने दे दिया उसको गलत उपयोग हो सकता है। और यहाँ पर कर्मचारियों के साहस में वृद्धि थी, यहाँ कर्मचारियों के साहस में कमी। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। अनुशासन से अभिप्राय आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा, नियमों का पालन करने से है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अनुशासन का होना अति आवश्यक है। इसके धनात्मक प्रभाव क्या होंगे, अनुशासित संस्था की साख लोगों की नज़रों में अच्छी होती है और कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अवहेलनात्मक प्रभाव इसी का उल्टा, कर्मचारी की कुशलता में वृद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्मचारियों की कुशलता में कमी। यहाँ पर लोगों की नज़रों में साख अच्छी है, यहाँ पर क्या होगा, अविश्वास का वातावरण होगा यदि आप अनुशासन वाले सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो।
फोर्थ सिद्धांत है आपका आदेश की एकता। प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए ताकि वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हो। देखो, एक समय में एक ही अधिकारी का ऑर्डर आपके अधीनस्थ को मिलना चाहिए, कर्मचारी को मिलना चाहिए। एक चित्र के अनुसार है, जिस तरह M1 M2 तो मैनेजर है। सही दृष्टिकोण कौन? S1 S2 S3 आपके सबऑर्डिनेट है। सही दृष्टिकोण क्या है? M1 S1 S2 S3 को ऑर्डर दे रहा है। देखिए, मैनेजर एक है, सबऑर्डिनेट चाहे 3 है, मैनेजर तो एक है ना, अधिकारी एक ही है जो इनको आदेश दे रहा है। गलत दृष्टिकोण क्या है? M1 M2 दो मैनेजर हो गए। M1 S1 को भी दे रहा है, S2 को भी दे रहा है, S3 को भी दे रहा है। M2 S1 को भी दे रहा है, S2 को भी दे रहा है, S3 को भी दे रहा है। तो मतलब S1 को M1 और M2 दोनों दे रहे हैं, सेम S2 को भी दोनों दे रहे हैं, S3 को भी दोनों दे रहे हैं। तो ये गलत दृष्टिकोण होगा, क्योंकि इस दृष्टिकोण में क्या दिखाया जा रहा है? एक कर्मचारी को दो अधिकारी आदेश दे रहे हैं, जबकि आदेश की एकता क्या है? एक समय में कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए ताकि पालन अच्छे से हो सके। धनात्मक प्रभाव क्या होगा इसका? अधीनस्थों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और अच्छा वातावरण बनेगा। अगर अवहेलनात्मक प्रभाव क्या होंगे? अधिकार प्रभावहीन हो जाएंगे, आदेश में बाधा उत्पन्न होगी। देखिए, उसको समझ नहीं आएगा ना कौन किसका आदेश का पालन करे, M1 का करे या M2 का करे, तो आदेश में बाधा उत्पन्न होगी, अनुशासन में संकट आ जाएगा और स्थायित्व का खतरा बना रहेगा। कोई भी आप दो अवहेलनात्मक प्रभाव कर सकते हैं। पांचवा सिद्धांत है आपका निर्देश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। एक ही अध्यक्ष हो और उसकी एक ही योजना होनी चाहिए। निर्देश की एकता क्या है? क्रियाओं के प्रत्येक समूह जिसका समान उद्देश्य है, उसका एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। मीन वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका धनात्मक प्रभाव क्या है आपका? एक अधिकारी एक जैसी क्रियाओं से संबंधित होने का विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे, संगठन में कार्यकुशलता की वृद्धि होगी, उद्देश्य में प्राप्ति और क्रियाओं में एकरूपता से समन्वय। कोई भी दो धनात्मक प्रभाव आप कर सकते हैं। अवहेलनात्मक प्रभाव, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे, संगठन की कार्यकुशलता में कमी आएगी, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई होगी, क्रियाओं में एकरूपता का अभाव होगा, तो असमन्वय की स्थिति होगी। तो ये था आपका निर्देश की एकता, वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है आपका छठा सिद्धांत है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था का हित सर्वोपरि है। यदि सामान्य हित और व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने को कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्रथम स्थान देना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं। मान लीजिए आप परचेज मैनेजर हो और आपको संस्था के लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना है, और जो मार्केट में है वो आपका एक अपना बेटा भी है, जो परचेज मैनेजर है उसका बेटा भी है उस रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए, और दूसरे सप्लायर्स भी हैं। लेकिन जो उसका बेटा है उसके माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, महंगी है, जबकि दूसरे जो लोग हैं सप्लायर वो अच्छी क्वालिटी का माल कम कीमत पर दे रहे हैं। तो अब उसे क्या करना चाहिए? सर्वोपरि संस्था का हित सर्वोपरि कर रखते हुए अपने बेटे का नहीं बल्कि दूसरे सप्लायर से माल लेना चाहिए। तो ये है सामान्य हित ऊपर रखना है, व्यक्तिगत हित को नीचे रखना है। धनात्मक प्रभाव मानवता का पालन होगा, अवहेलनात्मक मानवता का हनन होगा। धनात्मक संस्था को लाभ तो मिलेंगे तो सभी को लाभ होंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय का अभाव आएगा। तो ये आपका छठा सिद्धांत है। सातवां सिद्धांत है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उचित होना चाहिए। देखिए, कम या ज़्यादा का कोई मतलब नहीं होता, उचित होना चाहिए, ताकि उचित का मतलब कि कर्मचारी और मालिक दोनों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके।
धनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि, कर्मचारियों में समर्पण भावना का विकास। अवहेलनात्मक इसी के अपोजिट हो जाएंगे, कर्मचारियों में असंतुष्टि और बेईमानी को बढ़ावा। आठवां आपका केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को चाहिए कि पूर्ण केंद्रीयकरण और पूर्ण विकेंद्रीयकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाया जाए। देखिए कई बार 1 नंबर का प्रश्न भी आता है, हेनरी फ्योल ने किस केंद्रीयकरण को अपनाने की बात कही है, तो आपका आंसर होगा प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाने की बात की गई है। धनात्मक प्रभाव, अधिकारियों की कार्यभार में कमी, बेहतर एवं शीघ्र निर्णय, अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी। अवहेलनात्मक, पूर्ण केंद्रीयकरण से अधिकारियों और पूर्ण विकेंद्रीयकरण से अधीनस्थों के कार्यभार में वृद्धि होती है। अगर पूर्ण केंद्रीयकरण में अधिकारियों द्वारा उतावले व गलत निर्णय होंगे, पूर्ण विकेंद्रीकरण होगा तो अधीनस्थों के कमजोर निष्पादन होगा। पूर्ण केंद्रीयकरण से अधीनस्थों की प्रोत्साहन में कमी आएगी, इसलिए कौन सा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण होना चाहिए। देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आने वाले चैप्टर्स में इसकी डिटेल भी आएगी। केंद्रीयकरण का मतलब होता है अधिकारी सभी निर्णयों को अपने पास रखता है, मीन्स अपने अधीनस्थों को कोई महत्व नहीं देता। विकेंद्रीय का मतलब होता है अपने पास कम रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधीनस्थों के ऊपर काम सौंप देना। तो केंद्रीयकरण, पूरा केंद्रीयकरण भी सही नहीं है, पूरा विकेंद्रीयकरण भी सही नहीं है, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण होना चाहिए, अर्थात महत्वपूर्ण कार्यों को अधिकारी अपने पास रखे और कम महत्वपूर्ण या जो अधीनस्थ जिनको कर सकते हैं वो उनको सौंप देने चाहिए। तो हेनरी फ्यूल ने प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण की बात कही है। 9वां है आपका सिद्धांत सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला से अभिप्राय एक औपचारिक रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। इस श्रृंखला का सख्ती से पालन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर समतल संपर्क स्थापित किया जा सकता है। देखिए चित्र है, ए आपका अधिकारी है, ABCDEF, AGHIJ के ये समतल वर्ग। जैसे सी को एच से कोई जरूरी काम है तो सी एच से डायरेक्ट समतल संपर्क कर सकता है, लेकिन अगर सी को जी से है तो सी पहले बी को बताएगा, बी ए को और ए जी को। ये है सोपान श्रृंखला। धनात्मक प्रभाव, सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह रहेगा, अवहेलनात्मक सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह रहेगा। धनात्मक अधिकारियों का पूर्ण आदर से बेहतर संबंध होंगे, यहाँ पर नजदीकी अधिकारियों को अनदेखा करेंगे तो संबंधों में कटुता आएगी। 10वां आपका सिद्धांत है व्यवस्था अथवा कर्मपद्धता। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखना चाहिए। व्यवस्था का मतलब होता है सही वस्तु सही स्थान पर होनी चाहिए, कर्मबद्धता सही व्यक्ति सही कार्य पर लगा होना चाहिए। धनात्मक प्रभाव, आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होगी, बेहतर अनुशासन होगा। अवहेलनात्मक संसाधनों का दुरुपयोग और अव्यवस्था का बोलबाला। 11वां सिद्धांत है आपका समता। यह सिद्धांत बताते हैं कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, न्याय और उदारता यानी खुले दिल से उन अधीनस्थों से व्यवहार करना चाहिए। धनात्मक प्रभाव, कर्मचारी संतुष्ट होंगे, अकुशल कर्मचारी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करेंगे। अवहेलनात्मक, अगर आप समता इक्वेलिटी नहीं रखेंगे तो कुशल कर्मचारी के लिए असंतुष्टि का दौर होगा और अकुशल कर्मचारी लापरवाही में वृद्धि करेंगे। 12वां है आपका कर्मचारियों में स्थायित्व। प्रबंध की दृष्टि से कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन बदला जाना अहितकर है, इसलिए हमें चाहिए कि कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहे ताकि व्यवस्थित रूप से संस्था का कार्य चलता रहे। मीन्स कर्मचारी संस्था जल्दी जल्दी ना छोड़े, ऐसा वातावरण होना चाहिए। धनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि, संस्था के साख में वृद्धि। अवहेलनात्मक, कर्मचारियों के लिए अविश्वास का वातावरण, संस्था की साख में कमी। 13वां सिद्धांत है आपका पहल क्षमता। पहल क्षमता का अभिप्राय अपने विचारों को प्रकट करते हुए कार्य करने की क्षमता से है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा और अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है, यूँ नहीं कि अपने अधिकारों, कर्मचारी इतने भी ऊपर नहीं उठ जाएं कि अपने ही अनुशासन को भूल जाएं, तो अपने अधिकारों की सीमा अनुशासन में रहते हुए किसी कार्य को करने या
निर्णय करने या न करने के निर्णय में वो पहल क्षमता की भावना उत्प्रेरित करें। धनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि, कर्मचारियों के निर्णयों को लागू करने में सहयोग। अवहेलनात्मक, कर्मचारियों की सोच शक्ति में करी, कर्मचारियों का निर्णयों को लागू करने में असहयोग। यहाँ सहयोग लिखा गया, यहाँ पर असहयोग कर लेना, या लागू करने में सहयोग नहीं मिलता। ठीक है। नेक्स्ट है 14, सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। मैं नहीं, हम का प्रयोग करना चाहिए। धनात्मक प्रभाव, टीम भावना में काम करने की प्रेरणा, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी। अवहेलनात्मक, टीम भावना का हनन, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई। कई बार आपसे आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर पूछा जा सकता है। 2 सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिए हैं। और पहला आप अर्थ बता सकते हैं। आदेश की एकता का अर्थ क्या है? प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। निर्देश की एकता, वही वन हेड एंड वन प्लान, तो क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य है, एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। उद्देश्य, आदेश की एकता का उद्देश्य दोहरी अधीनस्थता को रोकना और निर्देश की एकता का उद्देश्य क्रियाओं को अनदेखा होने से रोकना। प्रभाव, इसका जो आदेश की एकता का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से पड़ता है और निर्देश की एकता का प्रभाव पूरे संगठन पे पड़ता है। तो ये था आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर। तो ये आपके हेनरी फ्योल ने आपको कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए। कौन सी बुक में दिए? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक में दिए। और हेनरी फ्योल आपके क्या थे? खनन इंजीनियर थे। इनका जीवन काल 1841 से 1925 था। 14 सिद्धांतों के नाम एक बार कर लेंगे। कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, सोपान श्रृंखला व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, समता, कर्मचारियों में स्थायित्व, पहल क्षमता और लाभ सहयोग की भावना। ये 14 सिद्धांत आपको किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। इन सिद्धांतों को अच्छे से कर लें। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत।